हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपना शिक्षण कौशल जो हम पढ़ रहे थे उसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम 30 MCQ करेंगे। अगर आप अपनी तैयारी कर चुके हैं, आपने अगर शिक्षण कौशल पढ़ चुके हो तो इन 30 क्वेश्चंस को मार्क करके घटना चक्र से आप ये देख सकते हो कि आपकी तैयारी कितनी बूस्ट है। ठीक है, इसमें हम आज जितने भी इम्पोर्टेंट पार्ट हैं शिक्षण कौशल के उसको कवर करेंगे। तो ये वीडियो आप पूरी ज़रूर देखना, आपको इसमें मोस्ट 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने को मिलेंगे। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो आपको ही पता है कितनी भाषाओं का उल्लेख है, 22। कितनी है? 22। नेक्स्ट है आपका, भारत सरकार के अनुसार प्राथमिक स्तर पर कितनी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं? तो कितनी पढ़ाई जाती हैं? आप पहले अपने आप देखा करिए कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो कौन कौन सी पढ़ाई जाती है? मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, संघीय राजभाषा, सह राजभाषा, आधुनिक भारतीय भाषा, विदेशी भाषा, उपयुक्त सभी। तो कौन सी पढ़ाई जाती है? सारी पढ़ाई जाती हैं। आपको भी पता है कि सारी, हमारी जो मातृभाषा है वो तो सबसे ज़रूरी है। जब तक हमें अपनी मातृभाषा अच्छे से नहीं आएगी तब तक क्या। तो इसलिए राजभाषा, संघीय, सह राजभाषा, आधुनिक भाषा सब पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है, प्रथम भाषा से क्या आशय है? हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, अंग्रेजी भाषा, बचपन में सीखी गई भाषा। आपको भी पता है हमारी प्रथम भाषा कौन सी होती है? जो हम अपने घर परिवार से जो सबसे पहले हम सीखते हैं। जब सामान्य हमारे माता पिता, परिवार के सदस्य और हमारे आसपास के अन्य व्यक्ति द्वारा जो भाषा बोली जाती है उन्हें ही सबसे पहले हम कैच करते हैं। जैसे वो बोल रहे हैं, अगर वो तू तड़ाक से बोल रहे हैं या गंदी लैंग्वेज बोल रहे हैं, अच्छी लैंग्वेज, सभ्य लैंग्वेज, तो सारे हमारी लैंग्वेज सीखना हमारे आस पड़ोस, मम्मी पापा, घर परिवार से आशय होता है। तो सबसे पहले सीखी गई कौन सी होती है? बचपन में सीखी गई भाषा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का माध्यम क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? क्षेत्रीय भाषा, क्योंकि बच्चा उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। अगर हम उसे पहले स्टार्टिंग में ही इंग्लिश बोलना सिखा देंगे, पहले सीख तो वो हिंदी रहा है घर में, और जाते ही स्कूल में अंग्रेजी बोलना सिखा देंगे, तो उस पर ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो ढंग से नहीं बोलना पाएगा। तो सबसे पहले हमारी क्षेत्रीय भाषा का माध्यम होना चाहिए। अब नेक्स्ट है, दे भाषा से आशय। सेकंड कौन सी होती है हमारी? पहली तो होगी जो घर में बोली जाती है, और दूसरी होती है हिंदी या अंग्रेजी। आपको पता है जब बच्चे इंग्लिश मीडियम में जाते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज होती है हमारी, हिंदी में जाते हैं तो हिंदी में। शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थितियों के संपर्क में लाना एवं उसकी योग्यता का विकास करना, हर संभव से स्रोत करना, ज्ञान प्राप्त कर से, इस तरह से हमें उसको बांटना चाहिए। हमारे देश में जो होती हैं 2 भाषाएं होती हैं द्वितीय, एक तो हिंदी, अंग्रेजी। तो जो टीचर का काम होता है वो ये होता है कि स्टूडेंट को अपने उसी लैंग्वेज में भी ढाल दें जो हमारी द्वितीय भाषा है। फर्स्ट तो उसे अच्छे से आती है, लेकिन द्वितीय भाषा भी हमारी उसको आनी जरूरी है। नेक्स्ट, तृतीय भाषा का शिक्षण कब प्रारंभ किया जाता है? तो कब प्रारंभ किया जाता है? द्वितीय भाषा प्रारंभ करने के 1 वर्ष बाद। जब हमारी तृतीय भाषा का शिक्षण होता है, जब द्वितीय भाषा प्रारंभ कर लें तो उसके 1 वर्ष बाद तृतीय भाषा का शिक्षण प्रारंभ होता। जैसे आपका त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत द्वितीय भाषा प्रारंभ करने के 1 वर्ष बाद होता है। तीसरी भाषा कौन सी? विद्यालय के परिवर्तित चरण में पाई जाती है, और वह भी बहुत थोड़े समय के लिए, क्योंकि इनकी आवश्यकता सीमित संदर्भ में होती है। मतलब जब आपको कोई थर्ड लैंग्वेज, जैसे कहीं कहीं स्कूलों में 4th 5th में आके आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए कहते हैं, और कुछ क्लासेस में कंप्लीट होने के बाद वो सब्जेक्ट हट जाता है, तो वो हमारे तृतीय भाषा के रूप है। नेक्स्ट, स्वाभाविक रूप से कौन सी भाषा सीखी जाती है? तो हमारी मातृभाषा, क्योंकि वो हमारे स्वभाव में होती है, हम स्टार्टिंग में बचपन से हम उसे सीख रहे होते हैं, तो वो स्वाभाविक भाषा हो जाती है। नेक्स्ट है, भारत में सामान्यतः हिंदी अथवा अंग्रेजी किसी त्रिभाषा के अंतर्गत आती है? तो हाँ, कैसी आती है? हिंदी अथवा संस्कृत। कौन सी आती है? हिंदी अथवा संस्कृत। नेक्स्ट है, न्यूनतम अधिगम स्तर की कक्षा में शिक्षा का मार्गदर्शन होता है। कैसा होता है? तो अधिगम उद्देश्यों के निर्धारण में, अधिगम उद्देश्यों के पहचान में, प्रतिफलों के मापन में, तो सभी टाइप से होता है।
ठीक है ना, जैसे हम सीखते हैं उसके ही टाइप से होता है। नेक्स्ट है, भाषा कौशलों के रूप में परिणत आधारभूत कौन सी क्रिया शामिल होती है? तो कौन सी होती है? तो आपको पता है, चाहे हम सुनते हैं या बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, LSRW 4 चरण हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो इसी टाइप से हमारी सारी भाषा कौशलों में आधारभूत होती है। नेक्स्ट है, सुनना कौशल के विकास के लिए उपयुक्त विधि है। सुनना मतलब लिसन। सबसे ज़्यादा हम कब वो ध्यान से सुनते हैं? बच्चे जब उन्हें कहानी कथन विधि सुनाते हैं, मतलब क्योंकि उनको इमेजिनेशन भी होता है, वो ध्यान से सुनते हैं, उन्हें इंटरेस्ट जागरूक होता है, तो इसलिए सुनना कौशल की सबसे अच्छी विधि है कहानी। अगर हम कोई चैप्टर का बस चैप्टर पढ़ा और उसको सुना रहे हैं ऐसी व्याख्यान विधि, तो वो भी नहीं है ज़्यादा। आगमन विधि, निगमन, कहानी व्याख्यान विधि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे वो हमारी सुनने की शक्ति को, पावर को दृढ़, जो हम एकाग्र होकर सुनते हैं उसको बताते हैं। विद्यार्थी उसके बाद क्वेश्चन करते हैं, कौन, कब, कहाँ वाले प्रश्न पूछते हैं कि कौन कहाँ से आया, कब आया, है ना। इस टाइप से मौखिक क्वेश्चन भी हो जाते हैं। नेक्स्ट है, कक्षा में कौन सा कौशल अनेक दक्षताओं के विकास में सहायक है? तो कहानी बताया ना, कहानी कथन विधि। इससे सुनने की शक्ति भी अच्छी होती है, स्मरण भी, उन्हें याद रहती हैं कहानियाँ, उसे सुन के वो क्वेश्चन भी पुटअप करते हैं कि मैम ये कैसे हुआ, कैसे, उनमें जागरूकता होती है। तो इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों के लिए चयनित विषय वस्तु इनमें से किस प्रकार की होनी चाहिए? तो शिक्षार्थियों की आवश्यकता एवं रुचि वाली, जहाँ पे उसने आवश्यकता और उनमें उनका इंटरेस्ट हो। नेक्स्ट है, भाषा का ज्ञान कैसे प्रारंभ होता है? तो कैसे प्रारंभ होता है? मौखिक उच्चरित भाषा से, ठीक है ना। मतलब भाषा का ज्ञान मौखिक उच्चरित भाषा से प्रारंभ होता है और बच्चा इसे सुनकर भी सीखता है। हम सभी के अपने भाषा प्रारंभ में अपने माता पिता, अपने परिवार के सदस्य और अपने आसपास के लोगों से सुनकर सीखना प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट है, भाषा का कितने प्रतिशत प्रयोग मौखिक रूप से सुनने और बोलने में होता है? तो कितने प्रतिशत होता है? 95%, ठीक है ना। सुनना और बोलना होता है मौखिक में। नेक्स्ट है, कक्षा में किया जा सकने वाला श्रवण संबंधी क्रियाकलाप कौन सा है? तो कौन सा है? चाहे वो कविता सुनना हो, कहानी सुनना हो, संवाद सुनना हो, सभी होते हैं, क्योंकि इसमें हम सब में सुन रहे हैं। श्रवण, हमारी सुनने की शक्ति मजबूत हो रही है, तो इसलिए ये होता है। नेक्स्ट है, बोलना और मुखर पाठ क्रिया से आशय है। तो क्या आशय है? कि बोलते समय किसी छपी सामग्री की सहायता नहीं ली जा जाती, जबकि मुखर पाठ में पाठक लिखित व छपी हुई सामग्री को पढ़ता है। मतलब बोलना और मुखर पाठ दोनों ही क्रियाओं में लगभग एक जैसी होती है, बोल रहे हैं या मुख कर रहे हैं, लेकिन में केवल एक अंतर है कि बोलते समय किसी छपी हुई सामग्री की सहायता नहीं ली जाती। हम बोल रहे हैं किसी को, अपने आप ही कोई बात कर रहे हैं, तो हमारे पे कोई सामग्री थोड़ी होती। जबकि मुख पाठ में जब हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं उसमें से देख के, जैसे हम कोई चैप्टर रीड कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास बुक ही होती है, छपी हुई सामग्री होती है। इस प्रकार से पाठन से क्या आशय है कि छपी हुई सामग्री का अर्थ है निकाल, ठीक है ना। नेक्स्ट है, बोलने और मुखर पाठन की प्रमुख विशेषता है। क्या है? शब्दों पर जोर देना, अनुतान, स्वर परिवर्तन, सभी, ये सभी होता है, सब पे जोर देते हैं। नेक्स्ट है, बोलने और बोलकर पढ़ने में अंतर है। क्या अंतर है? देखो ऑप्शन है, देखिए आप अपने आप। बोलने में लिखित सामग्री का नहीं प्रयोग करते, जबकि बोलकर पढ़ने में लिखित सामग्री का प्रयोग करते हैं। समझ गए? अब तो बोलने, जैसे मैं अब बोल रही हूँ, ठीक है, पढ़ के बोल रही हूँ क्वेश्चन को, इसमें से तो हम लिखित सामग्री का हम लिख रखा है हमने, उस सामग्री का पढ़कर हम बोल रहे हैं। लेकिन जैसे मैं कुछ अभी मैं बात कहूँ आपको कि आपने मेरी वो वाली वीडियो देखी है ना, अगर नहीं देखी तो जाकर देख लीजिएगा, हम मैथ भी करा रहे हैं, तो इसके लिए मुझे कोई सामग्री का प्रयोग नहीं करना पड़ रहा है, वो मैं खुद से बोल रही हूँ। तो इसलिए बोलने में लिखित सामग्री का प्रयोग नहीं होता, जबकि बोलकर पढ़ने में, मैं बोलकर पढ़ रही हूँ तो हमारी वहाँ पे एक स्लाइड चल रही है, तो उसमें लिखित सामग्री का प्रयोग करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। जैसे मैं जितना समझा सकती थी मैंने उतना समझा दिया। वैसे
अगर कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट था कि मैम हमें बुक्स बताइए कि कौन सी बेस्ट बुक्स रहेंगी, तो मैंने कल एक वीडियो बनाई थी कि बेस्ट बुक्स कौन सी है सुपर टेट के लिए, आप अगर तैयारी कर रहे हो तो। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। और एक मैंने वीडियो बनाई थी परसों कि हम कैसे अपनी घर पे बैठे तैयारी 130+ की कौन कौन से मेन सब्जेक्ट हैं बिना सारे सब्जेक्ट पढ़े हुए तो कैसे ला सकते हैं, तो वो भी मैंने वीडियो बनाई है, वो भी आप ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। तो उसमें मैंने दोनों में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप देख लीजिएगा उस वाली वीडियो की। इस वाली में नहीं, उसमें दिया था, ठीक है ना। तो मैथ्स की भी बताई थी। मैं हर संडे को एक ट्रिक बताऊंगी। जैसे मैंने इस बार स्क्वायर कैसे निकालते हैं 2 सेकंड में, उसकी ट्रिक बताई थी, वो भी नहीं देखी है तो वो भी ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, बोलने और बोलकर पढ़ने में एक समान विशेषता क्या है? तो क्या है? दोनों में यही है, शब्दों पर भी जोर दिया जाता है, अनुत्तान होता है, आवाज़ में परिवर्तन होता है, क्योंकि हम करते हैं छोटा बड़ा, कहीं पे धीरे पढ़ते हैं, कहीं पे तेज पढ़ते हैं, उतार चढ़ाव आता है, तो वही परिवर्तन है। नेक्स्ट है, बोलना किस प्रकार की क्रिया है? तो किस प्रकार की क्रिया है बोलना? ऐच्छिक क्रिया, क्योंकि हम अपने आप अपनी मर्जी से जो हमें बोलना होता है वो बोलते हैं। भाषा का मानक रूप निम्न में से क्या है? देखो, जैसे मैं बोल रही थी कि आप वहाँ से देख लिया, वो मेरी मर्जी थी, तो मैं अपनी इच्छा से बोल रही थी, है ना। तो ये हो गया हमारा मौखिक भाषा से सुनकर ही आप शुद्ध बोलना सीखते हैं। नेक्स्ट है, भाषा का मानक रूप निम्न में से क्या है? तो क्या है? तो सभी है, चाहे वो भाषा में ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण हो, जिस भाषा को सीख रहे हो उनमें समान ध्वनियों का अंतर हो, सीखे जाने वाली भाषा में ध्वनि अनुतान पर अपनी अनुतान का प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहिए। नेक्स्ट है, भाषा का मानक रूप बोलने के लिए शिक्षार्थियों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो क्या बरतनी चाहिए? सभी, चाहे वो ध्वनियों की भली भांति उच्चारण जानता हो, ध्वनियों की भाषा में तथा उनके द्वारा सीखे जाने वाली भाषा में समान ध्वनियों में भेद करना जानता हो, सीखी जा रही भाषा की ध्वनि और अनुतान में प्रतिमान के व्यवधान बचाना हो, तो ये सारे ही भेद होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका, भाषा अर्जन में पठन कौशल की क्या भूमिका है? तो इसमें भी आपको पता है अधिकतर इसमें उपयोग सभी होते हैं। तो पढ़ने की योग्यता होना चाहिए, क्योंकि यह भाषा सीखने की एक विधि है, इससे हम अधिक ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बनते हैं। ये शिक्षार्थी के सागण विकास और समाज में अपना स्थान ग्रहण करने में उसकी सहायता करते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है पठन कौशल। जब तक उसे पढ़ना नहीं आएगा तो वो कैसे अपनी बात को समझा पाएगा? चलो, अपनी लैंग्वेज तो जो घर की बोलता है बोल लेगा, लेकिन पढ़ के भी वो आगे तभी बढ़ पाएगा, याद कैसे कर पाएगा कुछ भी, है ना। तो पठन कौशल का क्या लाभ है? तो हमारे अनुभवों को समृद्ध बनाता है, सोचना तर्क ढंग से बेहतर बनाता है, जिज्ञासु मस्तिष्क को विकास को दीप्त करता है। पढ़ने की योग्यता प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी को किसका ज्ञान होना चाहिए? तो किसका होना चाहिए? सभी का। शिक्षार्थी वर्णमाला को पहचान सके, ध्वनियों में विभेद कर सके, प्रत्येक ध्वनि को संबंधित वर्ग से जोड़ सके। नेक्स्ट है, पठन प्रक्रिया के कितने चरण हैं? तो कितने चरण हैं? 4। कितने चरण हैं? 4। कौन कौन से? पहले श्रव्य बिंबों का निर्माण, श्रव्य बिंबों के साथ विचारों का संयोजन, अलग अलग विचारों का समूह बनाना और शब्दों का सामूहिकरण। देखो ये रहा, ठीक है। पहले हमने श्रवण जो सुनना है उसको हमने पहले रिकॉल कर लिया अपने दिमाग में, फिर उसका संयोजन करा मिला के, फिर अलग अलग विचारों का समूह बनाना कि हमें क्या अलग अलग हमारे विचार हैं, फिर शब्दों का सामूहिकरण। पठन प्रक्रिया में कितने प्रकार के पठन सम्मिलित हैं? तो कितने प्रकार के सम्मिलित हैं? 2। कितने? 2। कौन कौन से? मुखर पठन और मौन पठन, ठीक है। कौन कौन से? मुखर पठन और मौन पठन। प्रारंभिक स्तर में पठन मुखर होता है और तीसरी कक्षा के अंत में शिक्षार्थियों को मौन पठन से परिचित कराया जाता है। मतलब पहले तो वो पढ़ के बोल जैसे याद कर रहे हैं तो बोल बोल के याद करते हैं, और 3rd कक्षा में आके वो मन मन में याद करने लग जाते हैं बिना बोले। नेक्स्ट है, शिक्षा राज्य सरकार और केंद्र दोनों का समवर्ती दायित्व है। ये किस संविधान संशोधन से अनुबंधित है? तो ये आता है किससे? 42वें संविधान संशोधन से। नेक्स्ट है, कौन सा है वो? शिक्षा संघ और राज्य सरकार दोनों का समवर्ती दायित्व है, ये वाला संशोधन है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के शैक्षिक हित संरक्षण का प्रावधान में से किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो किन में किया गया है? अनुच्छेद 29 और 30 में। किसमें? अनुच्छेद 29 और
30वें अल्पसंख्यकों के शैक्षिक हित के संरक्षण के लिए। ठीक है ना। तो आज के टॉप 30 क्वेश्चंस थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। और आपने अगर वो मेरी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो और बुक्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो कल मैंने कराई थी, और एक आपको संडे को मैंने ट्रिकी वीडियो कराई थी मैथ्स के लिए। 2 सेकंड में आप किसी भी संख्या का, चाहे वो 3 अंकों की हो, चाहे वो कितने भी अंकों की हो, जैसे 111 का, 129 का, कैसे भी आप 2 सेकंड में, मात्र 2 सेकंड में कैसे आप उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और मेरी वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। और हमारा वो बाल मनोविज्ञान पूरा हो गया, आपको पता है। इसके बाद हम शिक्षण कौशल कर रहे हैं। शिक्षण कौशल होने के बाद हम अपना और कोई सब्जेक्ट लेंगे। तो ऐसे ही मैं आपने कहा था कि मैम पूरी बुक करा दो, मैं पूरी बुक कवर करा दूंगी। इसके बाद हम अपना और देखते हैं, किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कराऊंगी। अगर सुपर टेट अभी नहीं आया, अगर सुपर टेट आ गया तो इसी की बिल्कुल जोर शोर से अच्छे से और क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट वगैरह उनको कराऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।